बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के आंतरिक क्षेत्र कर्नाटक से कुछ दूरी पर हरी भरी उपजाऊ घाटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। इस गांव में दो चचेरे भाई रहते थे, सागर और वरुण। दोनों एक ही परिवार की संतान थे, लेकिन उनके स्वभाव में दिन रात का अंतर था। सागर बड़ा भाई था, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और धन लिप्सा से भरा। वह हमेशा किसी भी कीमत पर जल्दी से अमीर बनना चाहता था। वहीं वरुण छोटा था, शांत, आत्मनिर्भर, मेहनती और बहुत ही दयालु। उनके चाचा श्रीधरण गांव के एक प्रतिष्ठित किसान और बागवान थे। उन्होंने अपनी विशाल आम की बागवानी, उपजाऊ कृषि भूमि और पैतृक फार्म हाउस बड़ी मेहनत से संभाला था। दुर्भाग्यवश एक रात अचानक सर्पदंश से उनका निधन हो गया। उस समय वरुण केवल 18 साल का था और सागर 24 का। चाचा के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने आजीविका चलाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। चाची ललिता देवी हर रोज प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और अपनी पैतृक विरासत को संभालें। लेकिन सागर ने तुरंत पैतृक संपत्ति बेचने की बात उठाई। भाई, ये क्या कह रहे हो? हम अपने आम के बाग और ये पुश्तैनी जमीन कैसे बेच सकते हैं? अरे, ये तो हमारे पुरखों की निशानी है, उनका आशीर्वाद है भाई। तू नहीं समझेगा छोटे। तुझे क्या लगता है इस खेती बाड़ी से क्या होगा? हम अगर इस गांव में रहे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ सब कुछ बेचकर मुंबई चल, वहां कॉरपोरेट जगत में बड़ा काम करूंगा। तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। वरुण को बहुत दुख हुआ। वह मिट्टी, खेती और बागवानी के काम से गहराई से जुड़ा था, लेकिन अपनी चाची के आंसू देखकर वह विरोध नहीं कर पाया और चुपचाप सिर झुका लिया। सागर ने तुरंत चाचा जी की आधी उपजाऊ जमीन और अधिकांश बागान बेच दिए और शहर चला गया। वरुण गांव में ही रह गया। जो बचा खुचा छोटा खेत था, वही उसका संसार बन गया। उसने बैल जोते, खेत की जुताई की और चाची का ख्याल रखा। उधर शहर में सागर ने मिले हुए पैसे से ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। वह पार्टी, महंगी गाड़ियों और शहर की चमक दमक में पूरी तरह डूब गया। जब भी वह गांव वापस आता तो दिखावे के लिए डिजाइनर सूट पहनता और वरुण की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गवार, तू अभी भी उसी गंदी मिट्टी से सने खेत में घुटनों तक ढंसा हुआ है। क्या तुझे अब भी धूल और कीचड़ में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? मैं तेरे लिए शहर में कोई बढ़िया काम दिला सकता हूँ, बस यह देहाती खेती बाड़ी छोड़ न दे। वरुण बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था, वह कोई नहीं समझ सकता था। शहर की चकाचौंध ने सागर को पूरी तरह बदल दिया था। उसने अपने काम में अवैध तरीकों से पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसने पिता की संपत्ति बेचकर जो पैसा लगाया था, उससे उसने शेयर बाजार में जोखिम भरे निवेश किए। शुरुआत में मुनाफा हुआ, लेकिन यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 3 महीने में विक्रम गांव आता, बड़ी गाड़ी में चमकते कपड़ों में, सुगंधित परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वो मां से मिलकर 2 दिन रुकता, वरुण का मजाक उड़ाता। वरुण ने अपनी बची हुई जमीन पर नई तकनीक से सब्जियां और सुगंधित फूल उगाने शुरू किए। उसने डेयरी फार्मिंग भी शुरू की। वह दिन भर काम करता, रात में आधुनिक खेती की किताबें पढ़ता और धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। सागर जब शहर से खूब कमाई करके गांव लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। 4 आदमी पीछे पीछे, चमचमाती बाइक, महंगे कपड़े और हर वाक्य में घमंड। गांव में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी सागर की बहू बने। आखिरकार सरपंच की नजर लगी उस पर। उनकी बेटी शीतल एक सुंदर, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की, जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी। माँ, देखा तूने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा, और वह देखने में भी खूब सुंदर है। मुझे तो वह पहले दिन से ही पसंद है। सागर को शीतल पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा।
जल्दी ही दोनों का विवाह हो गया। गांव में कई दिन तक शादी की धूम रही। ढोल नगाड़े, लाइट, साज सज्जा, सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर वरुण चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान नहीं धरती पर टिकी थी। चाची ललिता देवी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन वरुण की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वरुण ने भी गांव की एक मेहनती साधारण लड़की गीता से विवाह कर लिया। गीता में आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। दोनों का जीवन साधारण लेकिन संतोष से भरा था। कुछ ही महीनों बाद सागर का शहर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक ट्रेडिंग पार्टनर धोखेबाज निकला। बैंक का भारी कर्ज चुकता नहीं हुआ। उसकी पत्नी शीतल, एक खर्चीली लड़की, हर रोज नई डिमांड करती। देखो जी, मुझे नया हीरे का सेट चाहिए। और सुनो, कुछ ही दिनों में क्लब की पार्टी है, उसके लिए भी अच्छा सा इंतजाम करना है। शीतल, पिछले 6 महीने से धंधा ठप है, उधार बढ़ता जा रहा है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ और तुम सिर्फ पार्टियों और गहनों की बात कर रही हो। मेरा साथ दो, सब्र करो। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी न करती। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है। एक दिन बैंक ने उसका दफ्तर सील कर दिया। घर नीलाम हो गया और सागर और शीतल सड़क पर आ गए। शीतल, जिसे कभी खेत की धूल से नफरत थी, अब उसी धूल भरी सड़क पर बैठकर रो रही थी। वरुण धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल और फूलों का कारोबार अच्छा चल रहा था। एक दिन सागर पैदल थका हुआ और शर्मिंदा होकर गांव लौटा। उसने देखा कि वरुण अब गांव के सबसे सफल और सम्मानित किसानों में गिना जाता था। सागर की छाती में आग जल उठी। कभी जो उसके पीछे चलता था, आज वहीं उससे आगे निकल गया। वरुण, उसका छोटा भाई, अब गांव का सम्मानित और खुशहाल किसान बन चुका था। पर सागर के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क रही थी। तो अब यह हाल है। कभी जो मेरे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। यह मेरा छोटा भाई वरुण, उसने ऐसा क्या खास कर लिया जो मैं नहीं कर पाया। यह गंवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। सागर का घमंड अब टूट चुका था, लेकिन उसकी ईर्ष्या अभी जिंदा थी। उधर उसकी पत्नी भीतर से उबल रही थी। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। वह वरुण और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वही हमें नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐशो आराम देखकर मेरा दिल जलता है। नहीं सुनिए, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। सागर की आंखों में नफरत और लालच का मिश्रण जलने लगा। वह दिन रात एक ही बात सोचता, कैसे वरुण को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने उसे एक मौका दिया। मां ललिता देवी का देहांत हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। वरुण चाची के अंतिम संस्कार में टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। सागर भी वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद सागर तहसील कार्यालय गया और एक चालाक दलाल से मिला, सोहनलाल। सोहनलाल, मुझे एक काम कर दो। ऐसा कागज बना दे कि मां ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी हो। बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। सोहनलाल एक लालची और असरदार आदमी था। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने नकली दस्तावेज तैयार कर दिए। दिखने में वो बिल्कुल असली लगते थे। एक शाम वरुण खेत से लौट रहा था। घर के बाहर 2 आदमी खड़े थे, पटवारी और चौकीदार। देख वरुण, यह रहा वसीयतनामा। मां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह जमीन और मकान मेरे नाम कर दिए थे। अब यह घर, यह खेत सब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। है भाई, तुम सच में ऐसा सोच सकते हो,
चाची ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो हमेशा बराबरी की बात करती थी और तुम जानते हो ना वो मुझे कितना प्यार करती थी। तो फिर कैसे मान लूं कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कानून भावनाएं नहीं देखता वरुण, वो सबूत देखता है और मेरे पास वो सबूत है। ये देख, सरकारी मुहर, गवाहों के दस्तखत सब हैं। अब यह सब मेरा है। भाई, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? शहर जाने के लिए तुमने पहले ही चाचा की आधी जमीन बेच दी थी। अब मैं तो बस इसी मिट्टी के भरोसे जी रहा हूँ। क्या ये भी मुझसे छीन लोगे? वरुण चुपचाप अपनी पत्नी गीता और कुछ कपड़ों के साथ गांव के किनारे एक टूटे फूटे खेत में जा बसा। वो खेत जो उसने अपनी मेहनत से बसाया था। एक झोपड़ी, एक गाय और ढेर सारी उम्मीदें। आप चिंता मत कीजिए वरुण, हम फिर से मेहनत करेंगे। सागर ने आपसे आपकी जमीन ली है, पर आपका नसीब नहीं छीन सकता। दर्द इस बात का नहीं कि जमीन जा रही है, दर्द तो इस बात का है कि धोखा किसी और ने नहीं, मेरे अपने भाई ने दिया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं फिर से खड़ा होऊंगा अपनी मेहनत से, अपने दम पर। देख लेना, हाँ? एक दिन फिर इसी गांव में अपना घर बनाऊंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये झोपड़ी छोटी है, पर आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरा पति ईमानदार है। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुराकर पार कर लेंगे। वरुण ने 2 गुनी मेहनत की। गीता ने पूरे विश्वास से उसका साथ दिया। धीरे धीरे उनका खेत फिर से हरा भरा होने लगा। पर उधर सागर ने जिस धोखे की नींव डाली थी, वही अब उसकी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। जैसे ही सोहनलाल ने काम किया और पैसे मांगे, सागर ने टाल मटोल शुरू कर दी। भाई, अभी पैसे नहीं हैं। तू समझ मेरी बात को। मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूं, बाद में ले लेना। अभी फसल तो बेचने दो। लेकिन सागर, इस बात को पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं। तू बहाना क्यों बना रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। और वैसे भी तुझ जैसे इंसान पर भरोसा करना मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूं? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस दे देना। इसी में तेरी भलाई है। धमकी देता है मुझे। तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तेरे जैसे तो कई हैं। तू ही क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले। अब नहीं देता तेरे पैसे। निकल यहां से। सागर भूल गया था कि धोखे का पेड़ हमेशा अपने ही मालिक को कांटे देता है। जिस लालच से उसने खेल शुरू किया, अब वही उसके खिलाफ पलटने वाला था। गांव की पंचायत बुलाई गई। तभी वह दलाल सबूतों के साथ पंचायत के सामने आया। इन कागजों में जो दस्तखत है वह ललिता देवी के नहीं है। मैंने खुद सागर के कहने पर यह बनाए थे। मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूं, लेकिन इस धोखेबाज का असली चेहरा भी दिखाने आया हूं। पूरा गांव सन्न रह गया। पंचायत के मुखिया ने फैसला सुनाया। सागर, तूने न केवल अपने भाई को ठगा, बल्कि अपनी मां की आत्मा को भी अपमानित किया। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। वरुण को उसकी संपत्ति तत्काल वापस दी जाए। सागर को गांव से बेदखल किया जाए ताकि वह दूसरों के लिए एक सबक बने। सागर चुपचाप गांव से निकल गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावा है। उधर वरुण ने अपना घर वापस पाया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा से भरा था। हे भगवान, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा देना, उसके मन का अंधेरा मिटा देना, उसे समझा देना कि असली इज्जत मेहनत और ईमानदारी में है। शायद अब वक्त ही उसे सिखाएगा। अब तू ही उसकी मदद कर। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है वरुण। शायद इसी का नाम है असली अमीरी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। समय का सबक यही है, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे ऐसा धोता है कि पहचान तक मिट जाती है। और जो सहन करता है, मेहनत करता है, वह एक दिन समय के ताज पर राज करता है। आपको क्या लगता है, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? कमेंट में बताइए।